कि सबसे पहले दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की एक बड़ी भर्ती आ रही है। पहली बार ऐसा हुआ है कि 7-8 महीने पहले एग्जाम का पता है। अगर दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर्स के मैं बेनिफिट बताऊं तो यहाँ पे आप लोगों को एक्सपोजर मिलता है हर तरीके का काम करने का। दूसरा मैम, HCM वाले बच्चों के लिए कोई टिप्स, जो बच्चे हेड कांस्टेबल के लिए तैयारी कर रहे हैं? 6 महीने के अंदर ऑटोमेटिकली आपको कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो जाएगा कि हाँ मैंने कुछ कर लिया है। इसके बाद में अगर मैं आप लोगों को प्रिपरेशन के लिए बताऊं कि अभी क्या करना चाहिए। दिल्ली पुलिस की जॉब कैसी है, वर्दी प्लस में दिल्ली पुलिस के लिए उनको कैसे क्रैक करना है, उसके लिए एक बार बता दें कांस्टेबल वाले बच्चों के लिए स्पेसिफिकली। जो बच्चे अभी जो एग्जाम को देख रहे हैं और CPO को टारगेट करके चल रहे हैं 2025 की CPO के, उनके लिए कुछ टिप्स कि कैसे 2025 को निकाल सकते हैं। आज के टाइम पे बच्चे 8-10 महीने की मेहनत के अंदर सिलेक्शन ले पाते हैं। उस हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेंटर 365 यूट्यूब चैनल। और आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट है मोनिका मैम, जो आप सभी लोग जानते हैं ऑलरेडी। जिन भी बच्चों को मेंटरशिप की ज़रूरत होती है वो डिलीजेंट एसेशन से रूबरू होंगे। तो मोनिका मैम ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर के अंदर। काफ़ी मल्टीपल एग्जाम्स इन्होंने क्रैक करे हैं, डिफेंस के एग्जाम्स इन्होंने क्रैक करे हैं। और तो मैडम से कंप्लीट जर्नी जानेंगे कि कैसे मैडम ने एक गांव से चलकर कैसे सिलेक्शन लिया, क्या प्रिपरेशन जर्नी रही, फैमिली का क्या कुछ सपोर्ट रहा। क्योंकि एक लड़की के लिए एक डिफिकल्ट होता है एक जर्नी, प्रिपरेशन जर्नी अपने आप में डिफिकल्ट होती है मैम। और मैं मान के चलता हूं, क्योंकि आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं, मैं भी हरियाणा से हूं, तो एक लड़की की जो शुरुआत होती है तैयारी की, तो ये कहते हैं कि ठीक है भाई ग्रेजुएशन करवा दो, 12th करवा दो और ठीक है शादी कर दो। तो आपकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, क्या आपका फैमिली बैकग्राउंड था? थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर होस्टिंग मी ऑन योर चैनल। और जो लोग ऑलरेडी जानते हैं उनके लिए तो हाँ ठीक है, आप लोगों को पता है बेसिक चीज़ें, लेकिन थोड़ी बहुत चीज़ें और थोड़ी सी आज डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या एक्चुअली रहा। तो सर जो मेरा फैमिली बैकग्राउंड था, सबसे पहले अगर हम उससे स्टार्ट करें तो मैं हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक छोटा सा गाँव पड़ता है, वहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ। और जो मेरी फैमिली के अंदर हम 6 मेंबर्स हैं। न्यूक्लियर फैमिली की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी बहन मैं हूँ, मेरे से छोटी 2 बहनें और हैं और सबसे छोटा मेरा भाई है और मम्मी पापा। हम 6 मेंबर्स हैं हमारी फैमिली में। और जो मेरी स्टार्टिंग ऑफ द जो बोल सकते हो आप नर्चरिंग है, जो कुछ है वो मम्मी की तरफ से ज़्यादा मेरे को सपोर्ट रहा। मम्मी वाज कीन टू लाइक कि मेरे बच्चे थोड़ा सा अच्छा पढ़ें, अच्छा सीखें, तो वो मुझे बचपन से ही छोटी छोटी चीज़ें सिखाते हुए चल रहे हैं। और उसके बाद से धीरे धीरे एकेडमिक्स स्टार्ट हुआ। एकेडमिक्स में ठीक थी, मैं अपनी पढ़ाई के अंदर अच्छा करती थी, या ऐसा भी बोल सकते हैं कि एक जो कुएं का मेंढक टाइप वाले, कि मतलब बहुत लिमिटेड जहाँ लोग थे तो उसके अकॉर्डिंगली तो डेफिनेटली अच्छा हम कर ही रहे थे। जो स्कूलिंग वगैरह है सर, सब कुछ वही अपने नॉर्मल गांव से ही हुआ और गांव में ही पढ़ी मैं। इवन 5th क्लास तक मैं एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ती थी। और बहुत छोटों को, शायद आपको भी उस टाइम ध्यान हो, हम दोनों शायद सेम ही एज से हैं, बिल्कुल। तो उस टाइम पे नवोदय स्कूल का बहुत ट्रेंड होता था। तो वन फाइन डे मेरे को एकदम से ऐसे लगा कि हम चलो नवोदय के लिए अप्लाई करते हैं। 6th क्लास में एडमिशन्स होते थे उस टाइम पे। तो ये लगभग 5th के एंड ऑफ द 5th की बात है, लगभग नवंबर दिसंबर की बात है। मैंने नवोदय का फॉर्म वगैरह के बारे में कहीं से पूछा, पापा हिसार में पता करके आए, तो फिर पता चला कि जो स्कूल होना चाहिए आपका 5th क्लास तक का, वो एक मान्यता प्राप्त, उस टाइम पे ये वर्ड काफ़ी चलता था, आजकल रिकॉग्नाइज्ड लिख देते हैं ये, बिल्कुल, तो वो होना चाहिए। लेकिन जब पता चला कि मैं जिस स्कूल में पढ़ रही हूँ, ये चीजें पहले शायद ज्यादा चलती थी कि मतलब मान्यता प्राप्त नहीं है, ऐसे ही रैंडम कोई स्कूल खोल दिया। 8th तक के स्कूल्स अपने गांव देहात में मंदिर में स्कूल चल रहे हैं, हमारे को मेरे को ध्यान है, मंदिर में छोटे है से कहीं भी, या चौपाल में स्कूल चल रहे हैं। बिल्कुल। एक हम बेली बोलते थे, अपनी हरियाणवी लैंग्वेज में बोलते हैं कि बेली वाला स्कूल। तो एक घर में एक बड़ी सी हवेली थी, उसमें स्कूल चलता था। तो मैं भी उसी स्कूल में अपना पढ़ाई कर रही थी। और फिर एकदम से जब नवोदय का फॉर्म भरने की जो मैं आपको बता रही थी, तो उसकी वजह से मुझे, जब मैंने पता किया कि क्या मेरा स्कूल मान्यता प्राप्त है, शायद उस टाइम तक तो ये भी नहीं पता था कि ये मान्यता प्राप्त होता क्या है, तो काफी मतलब
उस टाइम के ऊपर पापा आए, स्कूल से पता किया तो उन्होंने बताया कि भाई मान्यता प्राप्त तो नहीं है। फिर किसी ने मुझे ऐसे ही रैंडमली बता दिया कि अगर गवर्नमेंट स्कूल होता है ना तो उसको मान्यता की ज़रूरत ही नहीं होती, कि वो ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड होता है। बिल्कुल। तो फिर मैंने सोचा कि इससे बेटर तो वही होता कि मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रही होती और आज मैं जो चीज़ मैं करना चाह रही थी शायद उसके लिए मैं अप्लाई कर पाती या कुछ कर बिल्कुल। पाती। तो उसी टाइम मैंने मिड ऑफ द 5th मैंने स्विच कर लिया, मैंने गवर्नमेंट स्कूल में अपना एडमिशन ले लिया और उसके बाद से टिल 12th जो अब मेरी पूरी एजुकेशन रही है वो वो गवर्नमेंट स्कूल की ही रही है। गांव के गवर्नमेंट स्कूल से। हाँ, गाँव के ही गवर्नमेंट स्कूल से रही है और इवन अगर बहुत सारे लोगों को ये डाउट हो कि बहुत हाई क्लास गवर्नमेंट स्कूल था। 5-6 सब्जेक्ट्स वहाँ पे अवेलेबल थे, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स थी, हिस्ट्री थी वहाँ पे और उसके साथ में आप लोगों का जो सब्जेक्ट था हमारा मैथ्स था। हाँ, मैथ्स ओनली था, उससे अलग हिंदी, इंग्लिश तो हर किसी के यहाँ होती है और फिजिकल एजुकेशन शायद था। था मतलब 5 से नॉर्मल 6 सा बेसिक सा एक गवर्नमेंट स्कूल जो होता आर्ट्स है, जैसे वाले जो आजकल तो क्या हो गया मॉडल स्कूल्स आ गए हैं और हाई स्कूल्स आ हाँ, गए। वैसे गवर्नमेंट स्कूल्स भी बहुत सारे गाँव के ऐसे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जहाँ पे साइंस स्ट्रीम भी है, कॉमर्स भी है, सारी स्ट्रीम्स हैं। जो हमारे गाँव का गवर्नमेंट स्कूल था उसमें मैथ्स एडिशनल था बस, बाकी जो सब्जेक्ट्स थे वो आर्ट्स के ही थे, आर्ट्स के भी लिमिटेड ही सब्जेक्ट्स थे। तो फिर मैंने उस टाइम के ऊपर 12th में भी जब मैं कर रही थी तो कहीं न कहीं यही था कि यहीं से पढ़ते हैं, बिल्कुल। कहाँ सिटी में जाएँगे, क्या और कहीं ना कहीं करेंगे? पेरेंट्स की भी होता है कि ट्रांसपोर्टेशन, आने जाने का हेडेक, सिक्योरिटी इश्यूज, काफी सारे कंसर्न्स हो जाते हैं पेरेंट्स के, तो वो भी चाहते हैं कि यहीं से अपना बेसिक्स पढ़े। हाँ, तो बेसिकली वहीं से फिर मैंने आर्ट्स विद मैथ से मैंने अपना जो 12th है वो किया और फिर एकदम से मतलब कुछ अलग ही लाइफ में चीज़ें स्टार्ट होती हैं। ऑल्दो पेरेंट्स का सपोर्ट मैं ऐसे नहीं बोल सकती पहले से नहीं रहा था या पहले से उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। अगर हरियाणा का कल्चर आपने देखा है तो 3 लड़कियाँ होना ही एक टैबू की तरह टैबू से की तरह देखा जाता है, ट्रीट किया बिल्कुल। जाता है और हर कोई बोल देता था, मतलब ऐसे एक वो रहता था कि 3 लड़कियाँ हैं, अरे 3 लड़कियाँ हैं, इसकी तो 3 बेटियाँ हैं, तो मतलब कहीं न कहीं वो एक दया वाली फीलिंग लोग दिखाते थे इस चीज़ बिल्कुल। के लिए और वो चीज़ कहीं न कहीं बहुत हर्ट भी करती थी कि मतलब लाइक क्या हो क्या गया हो गया, भई कि बिल्कुल। लड़की है तो फिर मेरे फादर ने ऑल्दो कभी ऐसा कुछ नहीं ट्रीट किया हमें कि हम बेटियां हैं। मैं तो एक प्रिविलेज किड की तरह से ही मैं अपने आप को मानूंगी कि उस जगह पे जिस इन्वायरमेंट में वो थे वहाँ से उन्होंने मुझे इतनी अच्छी एजुकेशन दी, अच्छे से पढ़ाया और उसके बाद में मेरी सारी चीज़ें हुई तो उसके अकॉर्डिंगली मैं तो एक प्रिविलेज्ड किड ही अपने आप को बोलूँगी। देन आपके बाद आफ्टर स्कूलिंग आपकी आगे की जो पढ़ाई है, हम मान के चलें कि ग्रेजुएशन है, उसके लिए आप कहाँ से आपने ग्रेजुएशन करी? हाँ, जो मैं अभी आपसे ज़िक्र कर रही थी कि एकदम से जो सडन चेंज है, वो सडन चेंज एक्चुअली जब मेरे 11th के एग्ज़ाम्स हो गए थे, अभी भी मुझे ध्यान है कुछ ये जो मार्च के बाद वाली छुट्टियाँ जो छुट्टियां होती हमारी है। होती हैं, उस टाइम के ऊपर मैं अपने नाना के गाँव में आई हुई थी। नाना के यहाँ मैं काफ़ी रहना था मेरा, काफ़ी आना-जाना रहता था। बिल्कुल। तो वहाँ पे मैं जब गई हुई थी तो एक शादी फंक्शन में मैं नियर बाय थी और वहाँ पे मेरी एक कज़न है जो मामा की फैमिली से है, तो उन्होंने जस्ट उसी साल एडमिशन लिया था, वो मेरे से 2 साल सीनियर थे, तो उनका फर्स्ट ईयर चल रहा था वहाँ पे। ओके। तो मैंने उनसे पूछा कि दीदी कहाँ पढ़ रहे हो, क्या चल रहा है? मैं थोड़ी-सी क्यूरियोसिटी वाला जो एक इंसान होता है ना जिसको हाँ, भाई क्या चल रहा है, आसपास क्या है? आस-पास क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है, तो वैसी थी थोड़ी-सी। तो उसकी वजह से मैंने उनसे पूछा कि दीदी मैं एक थोड़ी-सी वैसी बच्ची थी जो मतलब जिनको ज़्यादा पूछने में, जानने में, आस-पास में क्या हो रहा है, थोड़ा इंटरेस्ट रहता था। तो मैंने वैसे ही दीदी से पूछा कि मैं आप क्या कर रहे हो, कहाँ पे हो? तो उन्होंने बोला कि मैंने अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है। तो सच बताऊँ तो यूनिवर्सिटी का भी नहीं पता था उस टाइम पे, दिल्ली यूनिवर्सिटी तो बहुत बहुत दूर दूर की की बात है। क्योंकि जिस एनवायरनमेंट में पढ़ रहे थे वहाँ ऐसी बातें सुनने के क्योंकि लिए हम जिस एनवायरनमेंट से आए हैं, अगर मैं बात करूं, जो बच्चे अभी देख रहे हैं, जो जियो के आने से उनके हाथ में मोबाइल से इंस्टा है, वो हम जैसे लोगों, इन्फ्लुएंसर्स को, टॉपर्स को देख पा रहे हैं। लेकिन हमारा जो एरा था, हमें तो बिल्कुल ही कोई अंदाजा नहीं होता था, कोई गोल ड्रिवन नहीं होते थे फैमिलीज के अंदर एज सच। मुझे लगता है आपकी फैमिली में पीछे बैकग्राउंड में सरकारी नौकरी रही है। नहीं सर, अगर मैं अपना फैमिली बैकग्राउंड बताऊँ तो मेरी पूरी पैटर्नल फैमिली जो है सब खेती के अंदर ही हैं, खेती रिलेटेड ही काम सबका है। मेरे खुद के पापा फार्मर हैं, मेरे चाचा ताऊ सब और इवन रिलेटिव्स भी जो हैं वो सब मतलब
अपने जो प्रिपरेशन और इन सारी चीजों से से बहुत बहुत दूर दूर है। है। मतलब अपना खेती करना है, वहीं उसी माहौल में रहना है और खुशी से रह रहे हैं, वो उसी माहौल में सेटिस्फाइड हैं, वैसे एक बिल्कुल बोल सकते हैं। मैं ही शायद पूरे आप ये बोल सकते हो आसपास में जो हमारा पूरा एक एक्सटेंडेड फैमिली है उसमें से भी मैं ही पहली एक हूँ जिसकी एक गवर्नमेंट जॉब लगी। चुप लगे बिल्कुल। मेरे भाई भी हैं, मेरे से बड़े कजन्स जो हैं, ताऊ के बच्चे हैं, वो भी अपना वही एग्रीकल्चर बिजनेस के अंदर ही हैं। बिल्कुल तो एक अलग ही मुहिम थी शायद मुहिम मेरी थी। कि और जिसमें वो डेस्टिनी होती है, वो अपने आप लेके जाती है सारी चीजें को। तो हाँ। डीयू में जब आप आए तो क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या कुछ आपको लर्निंग देखने को मिली? क्योंकि मैं खुद भी डीयू में आया था, अगर मेरा एक्सपीरियंस बताऊं छोटा सा, तो डीयू में मैंने देशबंधु कॉलेज में मैथ ऑनर्स में एडमिशन लिया। स्टार्टिंग में आते ही इलेक्शंस वाला फेज होता है, हम उसमें थोड़ा इन्वॉल्व हो गए और ये लगने लगा कि यार मतलब कैसी सी लाइफ है। गांव देहात से आए थे, वहां पे बढ़िया खेलना, टाइम से खाना, टाइम से सोना, और यहाँ पे कल्चर बिल्कुल डिफरेंट, इंजॉय कर रहे हैं लेट नाइट चीजें। और मुझे थोड़ा सा मतलब अनकंफर्टेबल सा फील हुआ एज ए, मतलब मेल भी आप ये सोचिए कि मुझे अनकंफर्टेबल लगा, तो आपको एज ए फीमेल। और फिर मैंने कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि क्विट कर दिया और अपने वापस होम टाउन में चला गया, वहां पे जाके वापस ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया। तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, आप डीयू में आए तो? सर अगर मैं एक्सपीरियंस से पहले एक चीज शेयर करना चाहूँ, जो यहाँ आने का एक्सपीरियंस था वो भी एक होलसम एक्सपीरियंस था। एक बहुत बड़ा स्ट्रगल था क्योंकि उसी रिसेंट टाइम के अंदर जब मेरे को आना था उससे 1 साल 1.5 साल पहले दामिनी वाला जो कांड था वो हुआ था। बिल्कुल। और जो उस टाइम के ऊपर दिल्ली के लिए एक नजरों में, क्योंकि उस टाइम के ऊपर ये फोन और ये सारी चीजें तो थी नहीं, हाँ। सिर्फ कीपैड वाले फोन्स उस टाइम पे थे जो हमारे घरों में थे। लोगों के पास शायद उस टाइम पे टच फोन थे, लेकिन हमारे घरों में वही थे। तो थोड़ा बहुत जो सुनते थे वो अपना टीवी के थ्रू, जो न्यूज चैनल्स में, और न्यूज चैनल्स में तो एक चीज को इतना बड़ा मतलब चढ़ा के वो दिया। दिखाया जाता है, तो घर वालों के अंदर एक पूरा खौफ था कि दिल्ली तो पता नहीं क्या ही है। तो उस चीज को कन्विंस करना ही ऑल टुगेदर एक बहुत बड़ा मतलब लिटरली ये बड़ा टास्क है। अगर मैं मेरी सिस्टर का भी रेफरेंस ऐड करना चाहूँ, अभी असिस्टेंट प्रोफेसर है वो, और उन्होंने वनस्थली से पढ़ाई करी है और उनका डीयू में हुआ था, उनकी फर्स्ट रैंक थी। लेकिन पापा ने आए एडमिशन कराने, यहाँ पे यहाँ का माहौल देखा तो देखिए कि यार यहाँ तो शॉर्ट्स का कल्चर है, अपने यहाँ तो कोई सूट सलवार पहनते, देसी पहनते, वहाँ देखा शॉर्ट पहन के लड़कियां घूम रही। पापा ने कहा नहीं भाई एडमिशन नहीं करवाना, और उसको वापस लेके वनस्थली डाल दिया, वहाँ पे खादी चलता था। अगर मैं यही एक्सपीरियंस सेम मैं अपना शेयर करना चाहूँ, एक तो ना मेरे घर में यूजुअली ये ट्रेंड था, अब तो मैंने सारी चीजें लगभग चेंज कर दी हैं घर पे। मतलब जो एक वो होता है ना कि एक बड़ा अगर कुछ अच्छा कर लेता है तो छोटे फिर वाले बहन भाइयों को भी लिवरेज मिल जाती है उस चीज बिल्कुल। की। तो जब मैं छोटी थी तो मैंने 6th क्लास से और 12th क्लास तक कभी जीन्स और कभी कोई पैंट नहीं पहनी थी उस टाइम के ऊपर जो था। उसके बाद से जब मैं यहाँ आई थी एडमिशन के लिए, मेरे फादर मेरे साथ आए, और जो आपका एक्सपीरियंस है सेम उनके लिए एक्सपीरियंस थोड़ा सा और वर्स्ट हो गया था। उन्होंने क्या, जिस दिन हमारा एडमिशन था उस दिन सीनियर्स भी बहुत सारे आए हुए थे। उस टाइम पे वो कल्चर होता है, अगर कोई डीयू से होगा तो उसको पता होगा कि जो इलेक्शंस के अंदर जो एक्टिव होते हैं वो उसी टाइम से हाँ, बच्चों उसी टाइम को से ग्रैब करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो घूम रहे थे वहां पे, तो देयर वाज ए ग्रुप, मतलब जिसमें 5-6 लड़कियां थी, 4-5 लड़के थे। वो आराम से एक दूसरे के कंधे पे हाथ डाल के घूम रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, और ये सारी चीजें जस्ट ऐसे बाहर उन्होंने देखी। तो एक टाइम के लिए तो वो सहम से गए थे, क्योंकि मैं तो अंदर एडमिशन के प्रोसेस के लिए अंदर चली गई थी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और बहुत सारे काम होते हैं। डीयू के एडमिशन थोड़े से लंबा प्रोसेस लेंथी प्रोसेस है, तो 2-2.5 घंटे मैं तो अंदर थी। तो पापा ये पूरा कल्चर जो है वो देख रहे थे। तो मैं जब आई बाहर तो पापा शायद क्योंकि मेरी मर्जी इतनी थी यहाँ आने की, तो साफ साफ ये तो नहीं कह पा रहे थे कि बेटा मत एडमिशन ले। उन्होंने मेरे से आते ही पूछा, बेटी पढ़ना हार्ड है, मतलब यहीं एडमिशन चाहिए? बिल्कुल। तो मेरा तो, क्योंकि मैं मन बना के आई हुई थी, तो मैंने कहा हाँ पापा एडमिशन तभी तो लेने के लिए आए हैं। तो फिर उन्होंने 2-3 बार बोला, देख ले बेटी, सोच ले, ऐसे मतलब एक उस तरीके से। फिर जैसे ही मतलब हम घर पहुंचे तो पापा ने मेरे साथ तो वो चीजें शेयर नहीं की थी कि मतलब मेरे को ऐसा लगा वैसा लगा। मम्मी के फिर साथ पापा ने ये सारी चीजें शेयर की जाते ही कि मतलब वहां तो ऐसा माहौल था, ऐसा था, मैं इसका एडमिशन करा तो आया बट मेरा तो दिल मान नहीं रहा है और ये सब।
उसके बाद भी मैं अगर आपको सच बताऊं ना, तो 1 साल तक यही चीज चलती रही कि कैसे मैं इसको वापस ले आऊं, कि मतलब कैसे कन्विंस कर लिया जाए इसको, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी अपने बच्चों की खुशी में खुश होना और सारी चीजें चाहते थे। और बिल्कुल। इस माहौल का भी उनको डर था कि ऐसा माहौल है तो कैसे होगा, क्या होगा, कहीं ऐसा ना हो जाए कि कोई मतलब गलत तरीके की गलत संगत और संगत में सिगरेट वगैरह या हाँ, हाँ, तो उन सारी चीज़ों का कहीं न कहीं था। और फिर जैसे ही मैं यहाँ आई, आपका जो क्वेश्चन था कि अडैप्ट कैसे किया? तो यहाँ का अडैप्ट का अगर मैं बताऊँ, तो आते ही मैंने रूम लिया और मैंने टिफ़िन सर्विस स्टार्ट कर दी अपनी यहाँ आने के बाद, कि मैं चलो टिफ़िन लगवा लेते हैं भई बाहर से, क्योंकि खुद तो अकेले सारी चीज़ें नहीं एक कर साथ सकते सेटअप मैनेज। करना और वो। तो टिफ़िन से मैं आते ही शायद मैं एनवायरनमेंट में एडजस्ट नहीं हो पा रही थी, और मैं बहुत मतलब 12th तक तो हमेशा फैमिली के साथ रही हूँ, फिर एकदम से बिल्कुल अकेली यहाँ आ गई हूँ। बिल्कुल। तो मेरे को थोड़ा-थोड़ा फ़ीवर चढ़ना स्टार्ट हो गया, मैं रोज़ 1 पीसीएम लेती और चल देती, 1 पीसीएम लेती और करते चल थे और देती। मैथोनस में स्टार्टिंग में सिलेबस का समझ ही नहीं आता क्योंकि वो आप यहाँ का सिलेबस अगर किसी जो बच्चे ने यहाँ पे पढ़ा होगा वो बता पाएँगे। वो आरजी बाटल आप लोगों को बिल्कुल रियल एनालिसिस दे दी स्टार्टिंग में जाते आते हैं, अलजेब्रा स्टैटिस्टिक्स दे दिया वगैरह। जाता है, और हाँ मेरे को यही नहीं समझ में आ रहा था कि भई मैं तो मैथ्स बड़ा पसंद करती थी, ये अब एकदम से मैथ्स में क्या क्या आ आ गया। गया? ए गुणा में 0 इक्वल टू 0 प्रूव दिस, वो जो बिल्कुल एनालिसिस के जो एनालिसिस किए जाते हैं। हाँ, तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट था वो चीज़। और और उस हम उस कल्चर से निकल के आते हैं कि ठीक है कौन सी बुक लेनी है ये बुक ले लो, कौन से नोट्स लेने हैं ये ले लो, पढ़ लो, पूरा साल निकल गया। हुँ, लेकिन हुँ। यहाँ इस यूनिट को इस बुक से करना है, इस यूनिट को इस बुक से करना है, वो कल्चर भी मैंने हाँ, मैथोनस में। वो कल्चर। लेकिन उसके लिए हमारे यहाँ एक बड़ा अच्छा-सा सॉल्यूशन था। एक फ़ोटोकॉपी वाले हमारे चलते थे साउथ कैंपस में। वो एक फ़ोटोकॉपी के अंदर सारी बुक्स के फ़ोटोकॉपी के हमारे को सेट बना के दे देते थे, जो आपके एग्ज़ाम के अंदर यूज़ होने होते थे। बिल्कुल। तो जो लाइब्रेरी वाला वो हसल थी, रोज़ नई बुक लाओ, नई यूनिट वहाँ से पढ़ो, वो थोड़ा-सा कम हो गया था। मैं फिर आते ही मेरे को यहाँ पे टाइफाइड हो गया था, मतलब कुछ 1 महीने के अंदर-अंदर वो रोज़ पीसीएम खाते-खाते टाइफाइड हो गया। मैं बहुत अच्छी तरीके से बीमार हो गई। पापा आए, घर ले गए, घर कुछ दिन रही, 15-20 दिन में ठीक हो गई। मैं वापस आई कि एग्ज़ाम्स हैं, सारी चीज़ें हैं। वापस आते ही फिर दोबारा टिफ़िन स्टार्ट किया और फूड पॉइज़निंग हो गई। फिर वापस से तो पापा उस टाइम पे रोज़ बोलते थे, "बेटा तू नहीं हो पाएगी सेट, मैं तेरा सामान उठा लेता हूँ, तेरा सामान उठा बिल्कुल। लाता हूँ, तेरा सामान।" लेकिन कहीं न कहीं मेरी थी मर्ज़ी कि मैं यहाँ पढ़ूँ, फिर पेरेंट्स। क्योंकि जो इंसान ना इनर सेल्फ से ड्रिवन होता है ना वो हर मतलब चीज में कुछ ना कुछ पॉजिटिव ढूंढ ही लेता है, वो हमेशा अपने गोल्स की तरफ अग्रसर होता ही चला जाता है। और जिसको मतलब कहीं ना कहीं एक्सक्यूजेस देखने होते हैं वो हर चीज के एक्सक्यूज देख के भागता है। तो मुझे लगता है कि ये जो आपका इनर स्ट्रेंथ था वो कहीं ना कहीं फैमिली, क्योंकि एग्रीकल्चर में हम इसी डेली चैलेंजेस ही फेस करते हैं, पूरे साल फसल से मेहनत करी, लास्ट में फसल खराब हो गई, तो ऐसी चीजों से हम ड्रिवन होते हैं। तो वो जो पॉजिटिविटी की ठीक है, करना तो है ही, अब सर्वाइव तो हाँ, करना ही जो है। मेरा ड्रीवन फोर्स थी ना, अगर मैं वो बताऊं, तो जो मेरी ड्रीवन फोर्स थी कहीं ना कहीं वो ये थी कि 3 बेटियां हैं। और जो मैं पापा को देखती थी ना, जैसे मेरे ही परिवार में जो अंकल हैं या जो ताऊ जी हैं जिनके 2 बेटे हैं, 1 बेटा है, वो बहुत ऐशो आराम से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। और अगर मैं अपने फादर को देखूँ तो ही इज़ सेविंग एवरी टाइम कि ये भी सेव कर लेना है, 3 बेटियों की शादी करनी है। तो वो जो चीज़ मैंने देखी ना, जो पापा का और जो जिनके लड़के थे उनका लाइफ़स्टाइल में जो चेंज देखा, तो उस लाइफ़स्टाइल के चेंज को मिटाने के लिए ही एक आप ये बोल सकते हो ये अर्ज़ थी मुझे हमेशा से। और अपने आप ऊपर मेरे को इतना कॉन्फिडेंस भी था कि मैं मतलब कर लूँगी। कभी ऐसा मुझे जब अपना पूरा फेज़ होता है किसी भी चीज़ का, तो कभी ये नहीं होता था कि नहीं हो पाएगा। हमेशा यही लगता था कि ये तो मैं कर लूँगी या अचीव कर लूँगी। तो उसी फेज़ के अंदर एडजस्ट भी यहाँ हो गए, ग्रेजुएशन भी यहाँ से हो हो गई। गई, और उसके बाद आगे की उसके जर्नी। बाद आपने आगे मास्टर्स करी, बीएड करी कुछ? नहीं सर, एक्चुअली उस टाइम के ऊपर मेरा यही था कि मुझे एक ऐसी जॉब चाहिए थी जिसके अंदर आई कैन काइंड ऑफ आप कह सकते हो कि थोड़ी-सी पावरफुल जॉब जो होते हैं, ऑफिसर्स रैंक की जो पोस्ट होती है। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि टीचिंग लाइन इज़ नॉट अ गुड प्रोफेशन, बहुत अच्छा प्रोफेशन है, बहुत अच्छा काम उनका है।
लेकिन कहीं ना कहीं जो कहीं ना कहीं हम लास्ट में टीचिंग लाइन में आ गए। हाँ, काइंड ऑफ टीचिंग लाइन ही है। बिल्कुल। बट उस टाइम के ऊपर जो मैंने एक्चुअली जो चीजें वहां देखी हुई थी, जो टीचर्स मैंने गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर देखे थे, हमारे टाइम पे तो वो स्वेटरें बुनने वाला और मटर निकाल के ले जाने वाला कल्चर था, तो कहीं ना कहीं उन चीजों से थोड़ा सा ये था कि नहीं, इस फील्ड में नहीं जाना, एक पावरफुल ऑफिसर वाली जो पोस्ट है वो चाहिए। तो हमेशा से गवर्नमेंट जॉब्स के लिए तैयारी करने का मूड था, वही हमने अपना आगे। तो आपकी प्रिपरेशन जर्नी की अगर मैं बात करूं, क्योंकि जो भी बच्चे पॉडकास्ट देख रहे हो जानना चाहेंगे कि मोनिका मैम की प्रिपरेशन जर्नी कैसे हुई, तो शुरुआत क्या ग्रेजुएशन के साथ साथ ही आपने कोचिंग स्टार्ट कर दी या फिर आफ्टर ग्रेजुएशन आप कोचिंग स्टार्ट करी, और कहाँ से आपने कोचिंग्स वगैरह आपने शुरू करी? देखो, सच बताऊं तो हमेशा से ये तो था कि हाँ भाई, कोई बहुत अच्छी पोस्ट लेनी है और एक पावर वाला ऑफिसर बनना है, लेकिन उसका प्रोसेस क्या है उसका कोई आइडिया नहीं था। कि मतलब 0.001% भी आइडिया नहीं था कि कुछ ऐसा होता है, कुछ ये चीजें हैं। जब मैं फाइनल ईयर्स में थी तो जो मेरे सीनियर्स थे, जो मेरे से जस्ट नेक्स्ट बैच के जो सीनियर्स थे, उन्होंने जो जो चीजें अपना स्टार्ट किया कि हम प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, ये भी बोल सकते हो कि एक भेड़ चाल में तैयारी स्टार्ट की थी। कि मतलब मेरे को इस चीज को कल्चर ही है डीयू का कि ना फाइनल ईयर में वीकेंड बैचेस ले लेते हैं, या फिर फाइनल ईयर के जस्ट बाद से बैचेस ले लेते हैं, मुखर्जी नगर में आके अप डाउन स्टार्ट कर देते हैं कुछ बच्चे फाइनल ईयर के बाद स्विच हो जाते हैं। हाँ, तो फाइनल ईयर तक तो मेरा यही था कि अभी बीएससी अपनी कर रही हूँ, और शायद कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उस टाइम के ऊपर ये था कि शायद एमएससी की तरफ जाएं या क्या करें, कुछ भी क्लियर नहीं था लाइफ में। अगर बहुत सारे लोग, अगर आप भी देख रहे हो, अगर बहुत पहले आप देख पा रहे हो कि ग्रेजुएशन में हो और आपको अगर ये लग रहा है कि आप कुछ कंफर्म नहीं कर पा रहे हो, कुछ क्लैरिटी नहीं हो पा रही है, तो इससे कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ये लाइफ में, कि बहुत नॉर्मल है ये चीज, और बहुत हर किसी के साथ में शायद इसी जर्नी से गए हुए होते हैं। आज के टाइम पे मैं थोड़ा सा मान सकती हूँ कि बहुत सारी चीजें हैं, हम जैसे लोगों ने भी शायद थोड़ी बहुत हेल्प कर दी कि गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में बता दिया। बिल्कुल। अगर और अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज की बात करें तो आप छोटा सा सर्च मारे कि दिल्ली पुलिस का प्रोसीजर क्या है, दिल्ली पुलिस एसआई कैसे बने, तो आपको प्रॉपर कंप्लीट प्रोसीजर विद डिटेल, माइन्यूट डिटेल्स के साथ मिल जाएगा। टॉपर्स की वीडियो मिल जाएंगी, स्ट्रेटेजी वीडियो, मतलब कहीं ना कहीं आपको पूरा एक्सपोजर 1 मिनट में 1 घंटे में मिल सकता है। हाँ बिल्कुल, उस टाइम पे तो कुछ ऐसा पता ही नहीं था। इवन जब हम फाइनल ईयर्स में थे, सेकंड ईयर में थे शायद, उस टाइम के ऊपर जियो का जो एक तरीके से आप बोल सकते हो, हाँ वो हुई। लेकिन उस टाइम के ऊपर भी एक लिमिटेशन थी मेरे पास में, कि मेरे पास में जो मोबाइल था उसके अंदर 4G सपोर्ट नहीं करता था, शायद 3G के ऊपर सिम्स चली थी। लेकिन बट वो फ्री मिलना मुझे 16 के बाद मिलना शुरू हुई थी धीरे धीरे। जब वो तो बहुत फ्रीक्वेंटली सिम्स मिल रही थी उस टाइम के ऊपर, मैं ये कंफर्म नहीं कर पा रही हूँ, शायद 3G पे ये सिम आई थी और मेरे पास 2G होता था जो फोन होता था, तो मेरे फोन में वो सिम सपोर्ट नहीं करती थी, और एकदम से मैं इतना अफोर्ड नहीं कर पा रही थी कि एक नया फोन ले लूं और एक फ्री सिम का डाटा ले लूं। तो हमने क्या किया था, हमारे पास में एक लड़की ने नया फोन उसी टाइम पे रिसेंटली लिया था, तो उसके फोन में वो सिम चलता था, और उससे हम सारे हॉटस्पॉट लेके, मतलब एक फ्लोर के ऊपर जितने थे हम 5-6 लोग एक फ्लोर में, मतलब एक ऐसी बिल्डिंग में रहते थे हम जहाँ अलग अलग रूम में इंडिपेंडेंटली लोग रहते थे, अपना खाना वाना खुद बनाते थे, लेकिन एक फ्लोर पे होते थे, तो 4-5 रूम थे लड़कियों के, तो उसके साथ में हॉटस्पॉट लगा के, और उसी के नहीं चल रहा होता था तो कई बार उसी रूम में। और उस टाइम के ऊपर भी अगर मैं सच बताऊं तो ये चीजें थी ही नहीं, मेंटरशिप और ये सारी चीजें इतना ज्यादा था नहीं ऑनलाइन, तो उस टाइम के ऊपर अपना गाना वगैरह देख लिया, कुछ थोड़ी बहुत कोई अपनी जो टाइम के ऊपर जो वीडियोस भी थी ना सर, वो शायद मैंने किसी की ऐसे एसएससी सीजीएल और इन चीजों से रिलेटेड वीडियो नहीं देखी थी। कॉमेडी वगैरह की वीडियोस शायद उस टाइम पे ज्यादा चलती थी, तो वही 1-2 चीजें होती थी। फिर जब मेरे सीनियर्स ने स्टार्ट किया, जब मैं 6 सेमेस्टर में थी अपने, तो उस टाइम के ऊपर मेरे कुछ बैचमेट्स ने भी बैचेस वगैरह लेने स्टार्ट कर दिए थे, इवनिंग बैचेस और ये सब। तो फिर पता चला कि एसएससी सीजीएल जैसी कोई चीज़ होती है, एसएससी जैसी कोई चीज़ होती है।
तो अपना आए, अपनी तैयारी स्टार्ट की। उसके बाद में मेरी एक कोई टीचर की बेटी थी जो यहाँ पे प्रिपरेशन कर रही थी। मैं पहली बार उनके पास में गई, उनसे मिली कि एक्चुअली दीदी पढ़ना क्या होता है, कौन सी बुक्स लेनी है, क्या बिल्कुल, लेना है। करना कैसे है? तो उन्होंने वही सिंपल सी जो 2-3 चीजें होती थी, एक नीतू सिंह मैडम वाली वो वॉल्यूम 1 ले लो और 4 मोटी मोटी बुक ले आओ अपने प्रीवियस ईयर की, वो ले आए। उसके बाद में यहाँ अपनी जो कोचिंग है वो स्टार्ट की, मैथ्स और जो इंग्लिश की कोचिंग ली। वहां के बाद में धीरे धीरे फिर अपने आप मुखर्जी नगर वाले माहौल में भी रहे हैं कुछ साल? नहीं, जब मैं मुखर्जी नगर मैंने अपनी कोचिंग ली है, एग्जैक्टली रहने के लिए मुझे वो जगह थोड़ी सी कम सुटेबल लगी थी, क्योंकि वहाँ पे यूजुअली जो स्टूडेंट्स का है वो ज़्यादा मौज मस्ती वाला सा माहौल ज़्यादा था। तो मैं अपने नियर बाय एक अंकल के यहाँ रहती थी और कोचिंग लेने आती थी। वो जो भीड़ होती थी 4-4 5-5 हज़ार की बैचेज के लिए, वो ज़रूर देखी है। तो बस वही यहाँ पे जो थोड़ा माहौल था वो मौज मस्ती वाला था और ये सारी चीजें थी, तो उसकी वजह से मेरे को थोड़ा सा ये लगता था कि हाँ भाई एक काम इन्वायरमेंट अगर पढ़ने को मिले। वो यहाँ से पढ़ के जाते थे, फिर धीरे धीरे चीजें अपने हिसाब से की, अपने हिसाब से पढ़ने के तरीके अलग अलग निकाले और वो सारी चीजें अब कहीं ना कहीं हम अपने यूट्यूब चैनल पे वो डिलीवर करते हैं जो हमने 4-5 experiments साल किए, में हाँ, सीखा था बिल्कुल। एक्सपेरिमेंट से। क्योंकि जो हमारी जो मेंटरशिप का दौर था, तो हमें कहीं ना कहीं मेंटरशिप में लैग करते थे, माहौल में लैग करते थे, लाइब्रेरी में किसी के अच्छे नंबर आते उससे गाइडेंस लेते थे। तो हम नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स हमने करे, तो हमें पता है कि इस चीज में क्या प्रोस है, क्या कौन सा है। लेकिन आजकल जो बच्चे आ रहे हैं उनको बहुत ज्यादा ये मान लो कि सटीक चीजें मिल रही है कि यही करना भाई, ऐसे ही करना है, इस बुक से ही वो कैब करनी है, यहीं से न्यूज़पेपर पढ़ना है। तो वो चीजें कहीं ना कहीं बहुत बेनिफिशियल हो गई है बच्चों के लिए। टाइम उनका बहुत ज्यादा जो किल होता था मेंटरशिप की वजह से बच भी जा रहा है। हाँ, अब तो बहुत सारी चीजें हमने अपने अगर खुद के प्रोडक्ट्स देख लो, हमने जो हमारा मेंटरशिप बैच जो निकाल रखा वो स्पेशली इन्हीं चीजों को कैटर करने के लिए निकाल रखा है कि ये बिल्कुल। सारी चीजें जो गलतियां हमसे हो रही थी या जो चीजें समझ में नहीं आती है उनको कैसे कैसे टैकल किया जा सकता है और क्या हो सकता है, उन चीजों के लिए ही डेफिनेटली हम भी डे बाय डे बेटरमेंट के लिए काम कर ही रहे हैं। और बिल्कुल। हमारी जो स्ट्रगल्स की चीजें थी, मेरे लिए तो अगर आप ये बोलो कि एक किसी भी एक चीज को, किसी भी एक वीडियो को बनाने का कॉन्सेप्ट अभी क्या होता है, वो वही होता है जो उस टाइम पे मैं स्ट्रगल कर रही स्ट्रगल किया था, बिल्कुल। और जो बच्चे ऑडियंस से चैनल देख रहे हैं, अगर आप भी मैडम के, मोनिका मैडम के गाइडेंस मेंटरशिप बैचेस से जुड़ना चाहते हैं, आप भी जानना चाहते हैं कि कैसे सिलेक्शंस लिया जाता है और कम टाइम में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, प्रॉपर तरीके से स्ट्रेटेजिक तरीके से आप अगर जुड़ना चाहते हैं, तो मेंटर 365 एप्लीकेशन में मोनिका मैम के आपको गाइडेंस बैचेस मिल जाएंगे। प्रॉपर तरीके से एक बार विजिट करके देखें। तो मैम जब वहां से जो दौर हुआ, क्योंकि देखो प्रिपरेशन जर्नी स्टार्ट होना और सक्सेस मिलना, मैं मानता हूँ ज्वाइनिंग लेटर हाथ में होना और एक बुक स्टार्टिंग में पहली बुक को जो बुक सेलर से उठाते हैं वहां से और पहला मॉक टेस्ट से और वो ज्वाइनिंग लेटर तक का जो सफर है, उसके बीच में बहुत रोलर कोस्टर राइड रहती है। तो सबसे पहले जो चैलेंजेस थे, कुछ बिगनर चैलेंजेस, क्योंकि बच्चा जाना चाहता है या जो एस्पिरेंट है वो ये समझना चाहता है कि यार शुरुआत में क्या क्या फेलियर्स आपने फेस किए। सबसे पहला अगर मैं फेलियर बताऊं तो मुझे ये लगता था कि मुझे मैथ्स के अंदर तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी, क्योंकि मैथ्स ऑनर्स किया है भाई। तो बिल्कुल। एक वो कॉन्फिडेंस सा लेके गए थे। और पहली क्लास जो मेरी लगी, जो पहली दिन मैं क्लास में बैच में गई, तो परसेंटेज की क्लास वहाँ हो रही थी। और परसेंटेज की क्लास में जो टिप्स एंड ट्रिक्स वो जो कुछ बता रहे थे वहाँ पे, वो मुझे ये लग रहा था ये चीजें तो मैंने अभी तक की 15 साल की पढ़ाई की कुछ जर्नी में नहीं कभी देखा। पढ़ी ही नहीं। तो कहीं ना कहीं वो चीजें थोड़ी डिफरेंट थी। उसके बाद में सबसे बड़ा झटका मुझे लगा जब मैंने इंग्लिश को टैकल करना स्टार्ट किया। तो वो एटीट्यूड तो मैंने आपको बताया ही कि हमेशा से रहा है कि कर लेंगे, हो लेकिन जाएगा। वो कर लेंगे वाली जो लेने वाला जो फेज था करने का, वो मतलब वो कहीं ना कहीं एक चैलेंज की तरह से आया। क्योंकि मैं उस टाइम के ऊपर जब पहला मॉक मैंने अटेम्प्ट किया, उससे पहले मैं क्या कर रही थी, लगभग हो गए थे मुझे अगर 20 मैं से स्कोर 25। पूछूं तो पहले मॉक में क्या कुछ स्कोर रहा? हाँ, पहले मॉक का स्कोर मैं आपको बताती हूँ। जो मेरा पहला मॉक था, शायद आपको ध्यान हो उस टाइम के ऊपर, पची नगर के अंदर वो एक ऐसे कूपन सा ले घूमते थे टेक्स्ट बुक वाले। टेस्ट, और और वो एक रूम में ले जाके दिला के लाते थे ऊपर फर्स्ट हाँ, फ्लोर पे। वो एक रूम में जो मॉक दिलवाते थे ये, और बिल्कुल। उसका चार्जेस भी शायद ठीक ठाक होते थे। और हाँ, एक रुपए का 1 रुपए का लेते थे, हाँ। कूपन वो जी शायद वो अपने फोन में खोल सकते थे या कुछ था। तो मेरे किसी दोस्त ने वो परचेज किया था, जो इनका रूम में वो जो पूरा स्ट्रक्चर वाला था।
और उस टाइम के ऊपर मुझे 2-3 महीने हो गए थे तैयारी करते हुए, मुखर्जी नगर आते हुए। तो एक दिन उन्होंने मुझे बोला कि लाइक जो जिनके पास में पास था उनका, कि एक बार मॉक तो दे के देख मोनिका, क्या आ रहा है क्या नहीं। तो मैं गई उस टाइम के ऊपर, ये मान के चल सकते हो आप 3-4 चैप्टर मैंने रीजनिंग के पढ़ रखे थे, 2-3 मैंने मैथ्स के पढ़ रखे थे, और 200-300 शायद वो कैब कर ली होगी उस टाइम के ऊपर मैंने। मेरा पहला स्कोर 84 नंबर था सर, 84 नंबर आए थे उसके अंदर। ये मान के चल सकते हो कि शायद 2-3 महीने की तैयारी की वजह से 20-25 नंबर बढ़ गए होंगे, वैसे बिल्कुल 50-60 आते। 50-60 आते। लेकिन जो बच्चा आज के दिन वीडियो देख रहा है वो कहीं ना कहीं उल्टा प्रोसीजर स्टार्ट हो चुका है। मैं काफी बार पहले बताता हूँ, पहले वो वर्दी देखता है, इंस्टाग्राम पे रील देखता है, फिर वो फॉर्म भरता है, फिर वो 2 महीने में सिलेक्शन लेने आता है, और उसके पहले मॉक में जो 80-90 नंबर आते हैं ना, वो सोचता है मेरा तो सिलेक्शन नहीं होगा। तो आपके मन में ऐसा कोई ख्याल आया था कि नहीं मेरा सिलेक्शन नहीं होगा? एक्चुअली अगर सर मैं वर्दी की बताऊं ना, तो अभी बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं, आपने अगर नोट किया हो, दिल्ली पुलिस की ब्लैक और बेल्ट और जूते ब्लैक है, और बाकी जगह पे सब इंस्पेक्टर के जूते ब्राउन है और बेल्ट भी ब्राउन है। तो अब जो बच्चे अपनी स्टेट पुलिस को देख के आते हैं ना, वो हमारी वीडियो के ऊपर आके कमेंट करते हैं, आप कहाँ के सब इंस्पेक्टर हो, आपके तो ब्लैक जूते ब्लैक बेल्ट हैं, या आपके ब्लैक जूते ब्लैक बेल्ट कैसे हैं। तो मेरे को तो एक्चुअली में यही नहीं पता था कि जो दिल्ली पुलिस है उसके अंदर ब्लैक जूते और ब्लैक बेल्ट होती है। जब तक सिलेक्शन के इस फेज से हम निकले नहीं थे, ऑलमोस्ट ये मान के चलो सिलेक्शन होने वाला था, उस टाइम के जाके ऊपर मेरे को ये पता चला कि ब्लैक जूते ब्लैक बेल्ट है। क्योंकि मैंने तो अपनी हरियाणा पुलिस देखी थी, उनकी ब्राउन जूते ब्राउन बेल्ट होती थी। तो ये तो बिल्कुल ही उल्टा मान के चलो आप, तो ऐसा कुछ तो था ही नहीं कि पहले सब कुछ दिख रहा था कि ये सब होता है। कट ऑफ का भी नहीं बहुत ज्यादा पता लगता था, धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी। और मुझे इस चीज में एक छोटी चीज ऐड करना चाहूंगा, कहीं ना हम कहते हैं ना, एक गाड़ी हम जब चलाते हैं तो हमें कोई 10 किलोमीटर दूर से नहीं दिख रहा होता हमारी गाड़ी की लाइट से, हमारी गाड़ी की लाइट से हमें सिर्फ 10 फीट दूर का दिख रहा होता है, और हम उस 10 फीट दूर देखते 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 हम पूरा सफर तय कर जाते हैं। तो हमारी जो जनरेशन है ना, वो सिर्फ 10 फीट दूर देखती थी। आज 84 नंबर आ रहे हैं, बस ठीक है, अब आगे क्या करना है। हमें पता ही नहीं होता था कि कट ऑफ जैसी भी कोई चीज होती है, और कुछ ऐसे होगा सिलेक्शन में, ये दिक्कत आएंगी, इतने लाख फॉर्म होंगे। शायद ऐसे कभी थॉट से हम ड्रिवन कम हुए। हाँ, शायद कहीं ना कहीं ये चीजें रही होंगी, क्योंकि पहले जब मैंने तैयारी शुरू की थी उस टाइम पे ये तो नहीं सोचा था कि क्या कट ऑफ जाती है, कितना वो होता है, ये होता है, ये कैसे होता है। उस टाइम पे तो सिर्फ इतना पता था भाई ये 4 सब्जेक्ट है और ये सिलेबस और ये पढ़ना है। जो अब कहीं ना कहीं मैं बच्चों को समझाती हूँ कि भाई ये 4 सब्जेक्ट है, ये सिलेबस है और ये पढ़ना है, वो चीज वो शायद हमने बहुत इनिशियल फेज में समझ ली थी। फिर ये सारी चीज़ों का जो एक्सपोजर मुझे मिला ना, मीनवाइल जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी, मेरी एक रूममेट आई जो ऑलरेडी 2-3 साल से अपनी प्रिपरेशन जो है वो कर रही थी। तो वो अपने एग्जाम वगैरह देती, उस टाइम पे वो डिस्कस मतलब बात करती कि कट ऑफ बहुत हाई जा रही है, या ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। तो फिर शायद कुछ पता लगना शुरू हुआ कि भाई कोई कट ऑफ जैसी भी चीज होती है जो क्लियर करनी होती है। उसके बाद में फिर धीरे धीरे चीजें। और हम एक ना जो सीनियर्स होते थे जिनका 4-4 साल से सिलेक्शन नहीं हो रहा, लड़कों में खासकर, हम उनको बाबा बोलते थे। जैसे कोई चीज नहीं होती थी या नहीं आती थी, हम कहते थे बाबा से पूछ ले भाई। मतलब जिनका मतलब सिलेक्शन के जस्ट पास थे। जैसे अभी तो हम क्या कहते थे, रिपीटर्स हैं, होगा नहीं होगा, प्रोस कॉन्स, काफी सारी चीजें हैं। और आज के दिन कहीं ना कहीं एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, चीजें अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, तो कंफ्यूजन भी ज्यादा है। लेस अवेलेबिलिटी होती तो कंफ्यूजन भी कहीं ना कहीं लेस होते हैं। हाँ सर, देखो दोनों चीज के वही एक जो टेक्नोलॉजी है, हमेशा ये बोला ही जाता है कि 2 धारी तलवार है, तो ये दोनों धारी ऑब्वियसली है ही सर ये चीज तो। कि अभी जिस टाइम पे हमारे पास में रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी नहीं थी, हमारे पास में एक ही बुक होती थी या स्टैंडर्ड प्रोसेस ही एक होता था, टेक्स्ट बुक ने भी कुछ ही मॉक निकाले थे, या मतलब बहुत सारी चीजें बहुत कम थी, कोई यूट्यूब के ऊपर आके समझाने वाला नहीं था, भाई ये दिक्कत आ रही है तो ऐसे कर ले। अब वो क्या पढ़ रहे थे, नहीं समझ में आ रही थी, तो खुद ही माथा मार मार के अपना कोई फॉर्मूला निकाला कि इससे करना शुरू कर। तो वो एक जो टाइम था ना वो बहुत वेस्ट हो गया उस चीज में कहीं ना कहीं। आज के टाइम पे बच्चे 8-10 महीने की मेहनत के अंदर सिलेक्शन ले पाते हैं, उस टाइम के ऊपर हम ये मान के चलते थे 1 साल तो सिलेबस करने में लगेगा भाई। वो कहीं ना कहीं इस वजह से भी ज्यादा हमें लग रहा होता था क्योंकि हमें खुद ही सारे स्ट्रगल्स फेस करने पड़ते थे। अब जैसे जो टीचर्स होते हैं हमारे, अब के टाइम पे तो मुझे नहीं पता कितनी भीड़ होती है,
हमारे टाइम में तो राकेश यादव सर की क्लासेस में 5-5 हजार बच्चे आते थे। बिल्कुल अगर हम उनसे 1 to 1 पूछना शुरू कर दे तो कभी पॉसिबल ही नहीं हो पाता। कभी आपने भी शायद राकेश यादव सर से ही पढ़े हो आई गेस। बिल्कुल आप कभी मतलब 1 to 1 कभी बात हो पाई थी वहां पे? पॉसिबल ही नहीं है। मतलब वहाँ पे डाउट टीचर्स होते थे, बाहर बैठे रहते थे, वो आप उनसे पूछो। 1 to 1 का तो कोई ऑप्शन ही नहीं डाउट होता। टीचर्स भी सिर्फ, मैं अगर डाउट टीचर का आपको एक्सपीरियंस बताऊं तो डाउट टीचर के ऊपर इतने लड़के झूमे हुए होते थे। जब हम तैयारी कर रहे थे तो हमें तो यही नहीं पता लगता था कि मैं कहाँ से घुस के इनसे डाउट पूछूं। पूछो ठीक है, वो इतनी भीड़ होती थी। ऊपर से फिर वो भी अगर 1-2 बार मैंने किसी से सुना, मैंने तो कभी उनसे डाउट लिया ही नहीं, मैंने 1-2 बार किसी से पूछा तो उनका भी उन्होंने बताया कि सिर्फ और सिर्फ वो मैथ का डाउट टीचर बैठे हैं तो वो मैथ का जो डाउट है वही बताते थे। अगर उनसे ये पूछने चले जाओ वो कैब कैसे याद करे तो वो तो नहीं शायद कोई बताते। नहीं बताता था। तो ये चीजों का कहीं ना कहीं बहुत बेनिफिट भी है कि आप लिखो वो कैब कैसे याद करते हैं, आपकी मेरी किसी ना किसी की वीडियो आप लोगों को एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ में मिल जाएगी। और स्टूडेंट अगर आज के टाइम पे थोड़ा सा भी स्मार्ट स्टूडेंट है ना, तो हम खुद एनालिसिस करके एक एक चीज उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, स्पून फीडिंग के टाइप से कर रहे हैं कि भाई ये देखो ये चैप्टर वाइज वेटेज है, इतने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर पढ़ लो। अगर मैं अपनी बताऊं ना, मैंने 1 महीने तक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा था और उसके बाद में मुझे पता चला था पेपर में तो एक ही क्वेश्चन आता है, वो भी कभी कभी नहीं मेंस में आता है, वो भी प्री हाँ। में तो बहुत ही कम आता है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं थी ऐसी कि जो मतलब आप मान सकते हो कि ड्रॉबैक था। और ये चीज आज के टाइम पे एक वो कैसे हो रखी है इनके लिए कि इतने रिसोर्सेज हैं, बहुत बार बच्चा अगर थोड़ा सा समझदार नहीं है तो वो डिसाइड नहीं कर पाता है कि एक्चुअली में कितना करना है, कहाँ से करना है, कैसे करना है। अब आपके पास वीडियो देखने आया, आपने कुछ और बता दिया, मैंने कुछ और बता दिया, तो बच्चा फिर कंफ्यूज हो जाएगा। ये नहीं कर पाता है कि भाई मैं इसमें से अपनी एक स्मार्ट अप्रोच बना लूं और एक बीच का तरीका निकाल लूं और उसके थ्रू आगे जाके अपनी पढ़ाई करूं। तो मैम जो बच्चे अभी जुड़े हुए हैं, जो बच्चे आपको देख रहे हैं, तो उनके कुछ क्वेरीज डाउट्स हमने रेज करे थे और काफ़ी कुछ कमेंट्स थे, तो उनमें से एक बार एक एक करके मैं कुछ चीज़ें आपसे पूछ लेता हूं कि सबसे पहले दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की एक बड़ी भर्ती आ रही है। पहली बार ऐसा हुआ है कि 7-8 महीने पहले एग्जाम का पता है, नोटिफिकेशंस के पता है, सारी चीज़ें प्रोसीजर का पता है। तो उन बच्चों को क्या टिप्स आप देना चाहोगे? दिल्ली पुलिस की जॉब कैसी है, वर्दी प्लस में दिल्ली पुलिस के लिए उनको कैसे क्रैक करना है, उसके लिए एक बार बता दें, कांस्टेबल वाले बच्चों के लिए स्पेसिफिकली। अगर मैं दिल्ली पुलिस की बात करूं ना, तो अगर जॉब कैसी है इसको डिफाइन करना है तो मैं ये कहूंगी बेस्ट जॉब है। स्टेट पुलिस जितनी है, चाहे सेंट्रल की है, चाहे सीएपीएफ है, कोई भी है, अगर उनमें से सबसे बेस्ट अगर कोई कांस्टेबल के लिए एक वैकेंसी है ना सर, वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की है। इतना बढ़िया एक्सपोजर है, दिल्ली के अंदर रहोगे, बहुत बढ़िया काम करने की जगह मिलेगी, हर तरीके की अपॉर्चुनिटी, आगे पढ़ना चाहते हो वो है, थोड़ा कुछ एक्सपोजर लेना चाहते हो वो है, आपको फील्ड में काम करना है आपके पास में वो है, डिटेक्टिव वर्क करना है आपके पास में स्पेशल सेल्स हैं, सारी चीजें, हर तरह का एक्सपोजर है सर। बशर्ते आप मेहनत करने के लिए तैयार हो। ऑब्वियसली ये तो हमेशा ही रहेगा। उसके बाद में अगर मैं आप लोगों को प्रिपरेशन के लिए बताऊं कि अभी क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि भाई 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। उन चारों सब्जेक्ट में से सबसे पहली चीज जो आपको निकालनी है वो ये निकालनी है कि कहाँ पे सबसे जल्दी सबसे ज्यादा स्कोर कर सकते हो। वो अपना कंप्यूटर और रीजनिंग है सर, 35 नंबर की चीज है। अगर 1.5 महीना ठीक से मेहनत कर ली तो ये चीज हो सकती है। बिल्कुल। उसके बाद में जो नेक्स्ट चीज हमारी रहेगी वो रहेगी मैथ्स को और जो हमारे जीएस है उसको टैकल करना। दोनों चीजों के ऊपर अपना सिलेबस निकाल लो पूरा, और सिलेबस में से टॉपिक वाइज टॉपिक करना स्टार्ट कर दो, साथ में पीवाईक्यूज लगाते रहो। 6 महीने के अंदर ऑटोमेटिकली आपको कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो जाएगा कि हाँ मैंने कुछ कर लिया है। जैसे जैसे सिलेबस अचीव होगा ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस गेन होना स्टार्ट हो जाएगा। और उसके साथ में थोड़े से मॉक टेस्ट लगाते रहो और करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ लोगे तो बहुत आराम से सिलेक्शन ले सकता है। और इजीली 70 नंबर तक अगर आपका रो स्कोर में आ जाता है तो आप सिलेक्शन की तरफ निकल जाते हो जी। दूसरा मैम, एचसीएम वाले बच्चों के लिए कोई टिप्स, जो बच्चे हेड कांस्टेबल के लिए तैयारी कर रहे हैं? हेड कांस्टेबल के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, देखो अभी के लिए तो मैं उनको यही कहूंगी कि अपनी उंगलियों को यूज टू कर लो उस कीबोर्ड के ऊपर। दिन में
इसकी एक बहुत अच्छी टिप अगर मैं दूं तो अगर कोई बच्चा 10 मिनट 20 मिनट 25 मिनट अपनी रोज की टाइपिंग करे और उसके बाद में अगर वो फ्रीलांसिंग की तरह से किसी के लिए काम करना स्टार्ट कर दे, जैसे आपको जो टाइपिस्ट है उनकी जरूरत होती है, कोई बच्चा दिन में 1 घंटा निकाल के किसी का टाइपिंग का काम करना स्टार्ट कर दे, एक तो अपनी लाइब्रेरी की फीस जितना कमा पाएगा, उसके साथ में उसकी जो टाइपिंग स्पीड है वो इम्प्रूव हो जाएगी। और दिन में 1 घंटा निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और फ्रीलांसिंग का काम मिलना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। शायद मैं और सर ही इतना काम आप लोगों को दे देंगे कि आप अगर 1-1.5 घंटा हमारे साथ में टाइपिंग करना चाहो तो हमारे मेल आईडीज के ऊपर आप कांटेक्ट करके या हमसे कांटेक्ट करके आप हमारे साथ भी काम जो है वो कर सकते हो। बिल्कुल। दूसरा मैम, एक HCM और AWTPO 2 वैकेंसीज आ रही हैं। काफी बच्चे, क्योंकि उसमें साइंस बैकग्राउंड का बच्चा है वो जुड़ सकता है AWTPO में, तो दोनों वैकेंसीज में जॉब प्रोफाइल का क्या अंतर है HCM और AWTPO के लिए, एक बार बताएं। अगर जॉब प्रोफाइल की पर्टिकुलरली हम बात करें तो जो AWTPO वाले बच्चे हैं वो स्पेशली जो हमारा एक तरीके से आप बोल सकते हो जो कनेक्टिविटी है, जो हमारा वायरलेस ऑपरेटर है, उसके लिए जो उनका स्पेसिफिक जो है काम होता है। जो AWTPO वाले हैं उनकी शिफ्ट में नौकरी चलती है, 8 घंटे की 6 घंटे की यूजुअली ऐसे शिफ्ट्स में चलती हैं, क्योंकि जो वायरलेस वाला काम है वो पूरा टाइम चलता है, जो हमारे सेट्स हैं दिल्ली पुलिस के पूरा टाइम चलते हैं। तो अगर शिफ्ट में नौकरी का आप चाहते हो कि हाँ भाई नाइट शिफ्ट मिल जाए, दिन फ्री मिल जाए, तो AWTPO एक अच्छी नौकरी है। ऑलमोस्ट चीजें आप ये मान के चल सकते हो कि बहुत ज्यादा नौकरी हैवी कोई भी नहीं है, दोनों ही बहुत अच्छी नौकरी है। HCM के अंदर आपको ये बेनिफिट होता है कि सिर्फ ऑफिस जैसी नौकरी होती है कि दिन में अपने बाबू की तरह जाओ, दिन में काम करो, शाम को घर वापस आ जाओ। AWTPO में ये भी हो सकता है कि इवनिंग शिफ्ट्स हैं, शाम की शिफ्ट है, ये चीजें हैं। तो थोड़ा सा ये डिफरेंस है। दोनों ही नौकरी अगर मैं बताऊं हेड कांस्टेबल की है, एक तो ऊपर की पोस्ट से आप स्टार्ट करते हो, उसके बाद में दोनों के अंदर ही एक आरामदायक नौकरी जो आपकी है वो हो सकती है। जो बच्चे अभी जो एग्जाम को देख रहे हैं और CPO को टारगेट करके चल रहे हैं 2025 के CPO के लिए, उनके लिए कुछ टिप्स कि कैसे 2025 को निकाल सकते हैं, कुछ ट्रिक्स आप बताना चाहें कि भाई ये कर लो एटलीस्ट, अगर CPO 2025 में आपको दिल्ली SI लेना है और अगर आपको भी मैडम की तरह दिल्ली के अंदर पोस्टिंग लेनी है तो। देखो भाई, दिल्ली के अंदर पोस्टिंग का ना एक ये मान के चल सकते हो एक अलग ही मतलब सियापा है कि चाहे आपकी जो CGL वाली है वहां पे भी इतना ज्यादा कंपटीशन है, सेम है आपका जो दिल्ली पुलिस। अगर कोई CPO की तैयारी कर रहा है तो दिल्ली पुलिस ही ऑलमोस्ट लोगों का सपना होता है। तो इतने लोगों का सपना है तो डेफिनेटली कुछ अच्छा उसमें होगा, तभी इतने लोगों का वो सपना है। अगर दिल्ली पुलिस के अंदर आप ये चाहते हो कि DPSI बन जाओ, तो एक चीज तो आज से शुरू कर दो कि दिन के अंदर आप आधा घंटा या 40 मिनट की एक रीडिंग शुरू कर दो। उससे क्या होगा सर, इंग्लिश की जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। और जो मेंस है 200 नंबर की इंग्लिश आती है, बिना अंडरस्टैंडिंग के मेंस नहीं निकलने। और जिसकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग हो गई ना सर, जिसने इंग्लिश में 250 में से आप ये मान के चलो 230 240 स्कोर कर लिया, उसको दिल्ली पुलिस जो सब इंस्पेक्टर है वो कहीं ना कहीं क्लियर हो जाता है कि हाँ भाई अच्छे नंबरों से ये ले जाएगा। तो सबसे मेन चीज तो यही है कि इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग कर लो। अगर उसके बाद भी एक अपर एज पे जाना चाहते हो तो थोड़ा सा GS के ऊपर आज के टाइम पे काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और दिल्ली SI निकालने के लिए कहीं ना कहीं प्री में 165 160 प्लस स्कोर चाहिए, मस्ट। हाँ सर, उसके लिए फिर आपको GS के अंदर भी स्कोर करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैथ्स जो है वो लेंथी हो जाता है। मैं खुद 3 बार पेपर दे के आई और तीनों बार मैंने मैथ्स जो है अपना कंप्लीट नहीं कर पाई थी। लास्ट वाले पेपर में मैंने कुछ क्वेश्चन जो मार्क फॉर रिव्यू किए थे वो नहीं देख पाई थी, सेकंड वाले में तो मैं बहुत कुछ नहीं देख पाई थी, और फर्स्ट टाइम पे तो उस टाइम पे तो जैसे अब ये खौफ चला हुआ है ना कि एक नया वेंडर आ रहा है। TCS ने पहला पेपर जो करवाया था वो मैंने दिया था, वो पेपर कराया था, तो लेंथी था, तो उस टाइम के ऊपर भी मैं जो अपना मैथ्स का पेपर है वो पूरा नहीं कर पाई थी। मैडम से अभी आगे जानेंगे, काफी कुछ चीजें हैं। जो बच्चे अभी तक जुड़े हुए हैं लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना, बहुत सारे क्वेश्चंस और डाउट्स आपके मैं लेके बैठा हूं। थोड़ा लंबा पॉडकास्ट जरूर होगा, बट आज मैडम से हर चीज जान के छोड़ेंगे। दूसरी, जो CPO 2025 के लिए भी बच्चे टारगेट करके चल रहे हैं, CPO 2026 के लिए जो बिगनर बच्चे हैं, भाई जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं CPO 2025 या CPO 2026 के लिए जो बिगनर्स बच्चे हैं, तो वो मेंटरशिप गाइडेंस अगर मैडम से लेना चाहते हैं तो मेंटर 365 एप्लीकेशन पे आपको स्पेशल मेंटरशिप बैचेज मिलेंगे। ये स्पेशल ऑन रिक्वेस्ट आप लोगों के लिए मैडम ने लॉन्च करे हमारे प्लेटफॉर्म पे, ताकि आपको बहुत नॉमिनल फीस पे गाइडेंस मेंटरशिप मिल सके। तो मैडम से अब जान लेते हैं भाई कैसी जॉब है,
कैसा थाने का एक्सपीरियंस है, 2 स्टार वर्दी वाली जॉब क्या रहता है, हेक्टिक है, रात का वर्कलोड, क्या कुछ एक्सपीरियंस मैम चल रहा है? अगर देखो अभी की मैं बात करूँ तो जो दिल्ली पुलिस की जॉब है थोड़ी सी तो आप बोल सकते हो डिमांडिंग होती है। आप ये नहीं बोल सकते कि हाँ भाई एक बिल्कुल ऐसी नॉर्मल सी नौकरी है अपनी। वो कहते हैं ना एक रूसनी सासू जैसी सी जॉब होती है कि मतलब मेंटेन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है डिफिकल्ट कि है। कभी ऐसे हो जाता है कि आप बहुत फ्री हो और कभी ऐसा हो जाता है कि फाइल को 60 दिन होने वाले हैं। ये जो पुलिस वाले होंगे उनको समझ में आ रही होगी ये 60 दिन का कॉन्सेप्ट। जितनी भी हमारी फाइलें होती है ना पर्टिकुलरली अगर रेप पोक्सो और ये सारी केसेस की तो ये 60 डेज के अंदर चार्जशीट करना होता है। तो जब मैं पहले जब आई थी तो मैं ये देखती थी फाइल को 60 दिन होने वाले 60 दिन होने वाले, तो मैं ये सोचती थी ये 60 दिन का है क्या। अब जब खुद उस फेज से जा रहे हैं तो पता लगता है कि मतलब एकदम से कब 60 दिन होने को हो जाते हैं समझ ही नहीं आता। और फिर वो जो भाग दौड़ होती है क्योंकि 60 डेज से पहले उसकी चार्जशीट जो है वो होनी होती है। थोड़ी सी पुलिस की टर्म्स है, अगर मैं थोड़ा सा इलेबोरेटेड वे में आपको बताऊं तो काम जो है मोस्टली ऑफिस वर्क ही होता है। जो हमारा लॉ एंड ऑर्डर अरेंजमेंट है वो सब इंस्पेक्टर्स का थोड़ा सा कम ही रहता है। कोई बहुत मेजर इवेंट अगर है जैसे थाने के एरिया में रिसेंटली कुछ टाइम पहले अभी पीएम मोदी आए थे तो उस टाइम पे बहुत हैवी हो गया था। उस टाइम पे सारी चीजें छोड़ छाड़ के हम ऐसे लग गए थे जैसे कि घर में ब्याह होता है तो उस टाइम पे सारी काम बस उसी के 100% ऊपर फोकस हो फोकस जाता है। होता है। तो सारे काम बाकी पेंडिंग सिचुएशन में चले जाते हैं तो वैसा सा होता है। कुछ सर्टेनिटी नहीं होती सर, अगर मैं सच्ची बताऊं तो आज नौकरी में क्या होने वाला है इसके बारे में बहुत ज्यादा आप प्रिडिक्ट करके नहीं चल सकते कि आज बिल्कुल। मैं अभी बैठी हूँ और अभी क्या पता 15 मिनट के बाद फोन आ रहा हो कि मैडम कोई रेप की कॉल आई है, पॉक्सो की कॉल आई है, तो ये चीजें थोड़ी सी चलती हैं। वैसे अगर ऑल ओवर जॉब प्रोफाइल में बताऊं तो सर मेरे लिए तो बहुत ही एक ऐसी जॉब है जो मैं काइंड ऑफ पसंद करती हूँ। अगर दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर्स के मैं बेनिफिट बताऊं तो यहाँ पे आप लोगों को एक्सपोजर मिलता है हर तरीके का काम करने का। अगर आप चाहते हो कि आपको बहुत मार धाड़ ऐसा काम करना, आप क्राइम में जाइए, आप स्पेशल सेल में जाइए, बहुत अच्छा एक्सपोजर है। इनकाउंटर करना है, आपको बहुत हाई प्रोफाइल क्रिमिनल्स पकड़ने हैं तो वो एक्सपोजर आपके पास में है। अगर आप चाहते हो एक स्मूथ लाइफ के साथ में नॉर्मल में केसेस करूं और नॉर्मल लाइफ चलती रहे, आप थाने के अंदर रह के अपने नॉर्मल केसेस कीजिए और नए नए लोगों से इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है। हर केस नया होता है, हर कहानी नई होती है, कोई भी 2 केस कभी सिमिलर नहीं होते हैं। ये हमारी पुलिस लाइफ की एक खासियत होती है, हर केस में कुछ नया सीखने को मिलता है। उसके साथ में भी कुछ लोग होते हैं जो चाहते हैं कि एक ऑफिस टाइप की जॉब हो, तो ऑफिस के भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप एसओज बन सकते हो, डीसीपी के, स्पेशल सीपी, मतलब अलग-अलग रैंक के लिए ऑफिसर्स की जॉब है, पीएचक्यू के अंदर जॉब है। अगर जैसे तरीके का मेरा प्रोफेशन है, इसके लिए पीआरओ डिपार्टमेंट एक दिल्ली पुलिस का अलग से होता है, वहाँ पे भी आप अपनी जो जॉब है वो कर सकते हो। उसके साथ में अगर मैं ये बताऊँ कि आप टीचिंग के लिए आपका कोई जुनून है, टीच करना चाहते हो, तो दिल्ली पुलिस के बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, बहुत सारे जगह पे ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, जहाँ पे आप पढ़ा सकते हो। जैसे अब जब हमारी ट्रेनिंग हो रही थी, तो हमें जो पढ़ा रहे थे वो इंस्पेक्टर्स पढ़ा रहे थे, तो सिमिलरली हम भी आगे किसी को जाके पढ़ा पढ़ा सकते हैं। सकते हैं। तो हमारे पास में पढ़ाने वाला जो एक्सपोज़र है, वैसे टाइप का एक्सपोज़र भी मिलता है। अगर और हम एक किसी मुझे लगता है कहीं ना कहीं वर्दी के साथ ना पावर्स कम विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आपके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती है, लेकिन आप एक समाज को बदलने वाला मैसेज, कुछ भी जो आप चेंज, जो पहले हम सिर्फ सोचते थे और कहीं ना कहीं ये सोचते थे यार इसमें ये होगा वो होगा, लेकिन अब वो पावर हमारे पास होती है तो हम वो चेंज भी कर सकते हैं, सोसाइटी में चेंज ला सकते हैं, कोई अच्छा बड़ा चेंज भी कर सकते हैं। हाँ सर, डेफिनेटली देखो अगर ये बोल दिया जाए कि मैं देश बदल दूंगा वो तो थोड़ी सी बहुत लंबी बात हो जाती है। लेकिन हाँ, अगर आप रूट लेवल से काम करना स्टार्ट करो, आप एक डिवीजन ऑफिसर होते हो, बीट ऑफिसर्स आपके होते हैं, आपका थाना है, अगर उस पर्टिकुलर जगह पे भी कोई आप ऐसी ड्राइव चलाते हो, कोई ऐसा नया इनिशिएटिव लेते हो, तो डेफिनेटली यू कैन चेंज। और वो भी नहीं अगर आप करना चाहते, आपने रोड पे जाते हुए किसी के साथ गलत होते हुए देखा, तो जब से मैं पुलिस में आई हूँ तो काइंड ऑफ एक कॉन्फिडेंस गेन कर लिया है कि कुछ गलत हो रहा है
तो देख के निकलना नहीं है, रुकना है, देखना है, मदद करनी है। बिल्कुल। रैंडमली भी अगर रोड पे भी कुछ ऐसा हो रहा होता है तो काइंड ऑफ एक ऐसा पुलिस वाले के अंदर एक वो आ जाता है कि हाँ भाई रुको, देखो क्या गलत हो रहा है। और अब हम नॉर्मली जैसे पहले होता था, हम जा रहे हैं, कुछ गलत एक्टिविटी हो रही है तो हमें समझ भी नहीं आती थी। अब हम बहुत दूर से भाप जाते हैं कि ये बंदे का थोड़ा सा अलग सा बिहेवियर क्यों है, ये क्या चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है। यहाँ पे हमें ये भी पता होता है कि ये किस तरीके की क्रिमिनल एक्टिविटी कर सकता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप डे टू डे बेसिस के ऊपर देखते हो, सीखते हो। एक बहुत कॉमन सी कहावत आपने सुनी होगी कि भाई कोई कंप्लेनेंट, कोई विक्टिम आती है, कोई भी अगर थाने में आता है तो उसको देख के बता देते हैं कि तू सच्चा है कि तू झूठा है। तो वो चीजें जो होती हैं वो हमारी डे टू डे प्रैक्टिसेस के साथ में आती हैं बिल्कुल। कि हम रोज उस टाइप के केसेस को देख रहे होते हैं। जब हम उसकी स्टोरी सुनते हैं हमें पता होता है कि कहाँ लूप होल्स है, क्या है। तो हमें पता लग जाता है कि भाई ये चीज शायद ये मैनिपुलेट करके बोल रहा है। मतलब बहुत सारे केसेस में हमें ऑलरेडी काफी हद तक पिक्चर क्लियर होती है। 100% तो किसी चीज की कोई गारंटी देखो होती नहीं है, बिल्कुल। लेकिन बहुत सारी चीजें हमें समझ में आ रही होती है कि एक्चुअली ये क्या कहना चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है और मैम, कैसे अभी किया। अभी के लिए अगर मैं बात करूँ तो आपकी जॉब 24 आवर जॉब है काइंड ऑफ, या फिक्स आवर्स हैं? मतलब एक तो होता है ना ऑफिस टाइमिंग्स है, तो कैसे आपका जॉब है अभी? अगर देखो थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी एक्सप्लेन। पोस्टिंग्स की अगर मैं बात करूँ कि करंटली जो आप पोस्टिंग पे हैं तो वो कैसा क्या कुछ एक्सपीरियंस देखो है? थोड़ा सा पॉडकास्ट शायद एक्सपेंड हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा अगर मैं डिटेल में, क्योंकि बहुत सारी शायद लड़कियां भी ऐसी होंगी जो इस चीज को जानना देख चाह रही होंगी। बिल्कुल। और जो गर्ल्स के लिए भी मैं स्पेशली ऐड करवाना चाहूंगा चीजें कि जो गर्ल्स कंफ्यूज हैं कि यार एसआई ज्वाइन करे ना करे, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ज्वाइन करे ना करे, तो आप एक इलोबरेटिव वे में स्पेशली लड़कियों के लिए दिल्ली पुलिस कैसी है, पोस्टिंग्स कैसी कैसी रहती हैं, तो अभी पहले हाल फिलहाल में आपकी पोस्टिंग के हिसाब से, बाकी गर्ल्स के हिसाब से एक्सप्लेन करें। देखो सर, अभी जो पोस्टिंग है मेरी वो थाने के अंदर पोस्टिंग है। थाने के अंदर पोस्टिंग के अंदर यूजुअली क्या होता है, हमारा जो मेजर काम होता है वो होता है जो हमारी केस की इन्वेस्टिगेशन है। केस की इन्वेस्टिगेशन से क्या समझते हैं, जैसे रो लैंग्वेज में अगर मैं बताना चाहूँ, लेमैन की भाषा में, कि कोई भी आपको एक XYZ कोई प्रॉब्लम है कि आपके साथ में कुछ गलत हो गया, आप थाने में आए, तो थाने में आते ही आपको एक IO असाइन कर दिया जाता है कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर असाइन कर दिया जाता है। लेट सपोज आपकी कोई प्रॉब्लम है, उसके लिए मेरे को असाइन कर दिया गया, तो अब आगे उसके ऊपर जो भी प्रोसीजर होना है वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके लिए ऑल्दो मुझे टीम मिलती है काम के लिए, स्टाफ मिलता है, कुछ चीज बाहर से आनी है, कुछ होना है, लेकिन जो पेपर वर्क है वो मुझे करना है। तो अब किसी भी कोई कंप्लेन आती है तो उसके ऊपर देखा जाता है कि कोई कोग्निजेबल ऑफेंस हुआ है। कोग्निजेबल ऑफेंस अगर हुआ है तो संज्ञेय अपराध, अगर आप गूगल भी करके देखना चाहो तो देख सकते हो इसको। कोग्निजेबल ऑफेंस हुआ है तो उस केस में FIR होती है, वरना हर कोई एक कागज दे के आ जाता है थाने में और कह आता है लो जी मेरी FIR हो गई। तो वो FIR जो होती है वो प्रॉपर एक प्रोसीजर होता है, उसको एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ही रजिस्टर करता है। एक जो आप दे के आते हो वो कंप्लेन होती है, उसके ऊपर जो FIR रजिस्टर करते हैं वो हम करते हैं। अगर मैं गर्ल्स के लिए बात करूं, क्योंकि जो काफ़ी लड़कियां हैं जो इस पॉडकास्ट को देख रही होंगी, दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल, HCM, AWTPO, दिल्ली पुलिस SI बनना चाह रही होंगी आपकी तरह, तो वो जानना चाहते हैं कितने घंटे की आपकी जॉब होती है और क्या कुछ वर्कलोड होता है, वर्क लाइफ बैलेंस, फैमिली बैलेंस कैसा होता है? देखो सर, अगर मैं ये बताना चाहूँ आपको कि हमारी जो जॉब है वो कितने घंटे की होती है, तो यूजुअली हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि कितने घंटे की होती है, कि हर रोज वो सिचुएशन सेम नहीं होती है। लेकिन जो जर्नल हमारा एक रूटीन चलता है, अगर एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, मतलब जो सब इंस्पेक्टर बनेंगे वो IOs ही बनते हैं, तो उसका सबसे पहला काम यूजुअली दिन के अंदर होता है कोर्ट अटेंड करना। सुबह 10 बजे कोर्ट खुलता है। यूजुअली आपका अगर मैटर लगा हुआ है तो 10 बजे आपको कोर्ट जाना रहता है। जो भी वटएवर आपका कंसर्न कोर्ट होता है वो अटेंड करना होता है। उस मैटर को अटेंड करने के बाद अगर आपका कोई फाइल वर्क पेंडिंग है तो उसके लिए आपको थाने आके अपना जो काम है वो करना होता है। लगभग शाम को 5 साढ़े 5 बजे ब्रीफिंग होती है। वो भी डिपेंड करता है थाने टू थाना कि मतलब कोई SHO चाहता है कि उसके फीमेल सब इंस्पेक्टर्स थाने में रहें, काम वहां से काम करें, कुछ चाहते हैं कि वो काम करते रहें चाहे घर से कर लें। तो 50% चीजें ऐसी होती हैं लड़कियों के लिए कि 10 बजे उनका ऑफिस जो कोर्ट है उसके लिए जाना होता है। उसके बाद में दिन में अपना वो थोड़ा बहुत उनको टाइम मिल जाता है कि वो थोड़ा अपना खाना वगैरह खा के रिलैक्स करके फिर शाम को थोड़ा बहुत अपना फाइल का काम पेंडिंग जो है उसको बाइंड अप करके लगभग 5 साढ़े 5 6 बजे तक वो यूजुअली फ्री हो जाती है।
लेकिन कभी कभार जो ये लेट नाइट, नाइट शिफ्ट, ये चीजें सुनते हो, लड़कियों की नाइट शिफ्ट यूजुअली नहीं लगती है, सब इंस्पेक्टर की, कांस्टेबल की रैंक में नाइट शिफ्ट होती है। और जो नाइट में होता है वो ऐसे होता है कि कोई रेप की कॉल, कोई पोक्सो की कॉल। रेप और पोक्सो दो चीजें ऐसी है, सेक्सुअल ऑफेंसेस की जो कॉल्स हैं, वो सिर्फ फीमेल सब इंस्पेक्टर ही डील करेगी। तो उसके लिए फिर शाम को हमें, जैसे थाने के अंदर 4-5 सब इंस्पेक्टर्स हैं, तो वो टर्न वाइज अपना जो उनका डिप्लॉयमेंट है वो होता है। अगर पहले बार कोई कॉल आएगी उसकी टर्न है, दूसरी बार, तीसरी बार, तो ऐसे महीने 2 महीने में एक बार ऐसा हो जाता है कि कभी रात को जाना पड़ गया, वरना दिन के अंदर ही सारा काम बाइंड अप हो जाता है। फीमेल्स के लिए खासकर, क्योंकि शादी मैरिड होते हैं, आगे इन फ्यूचर भी वो सोच के चलते हैं कि बैलेंस कैसे करना है लाइफ को, तो फीमेल्स के लिए फैमिली लाइफ कैसी होती है? सर फैमिली लाइफ का जो है वो फीमेल के लिए अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूँ तो इतना भी डिफिकल्ट नहीं होता जितना कई बार बोल दिया जाता है कि मैनेज करना। लेकिन एक चीज उसके साथ में ये आती है कि अगर आप बहुत दूर से कम्यूट कर रहे हो, कि मतलब आप जैसे दिल्ली में जॉब है और आप सोच रहे हो कि सोनीपत से या फिर आप रेवाड़ी से अपना अप डाउन कर लो, अगर दूर डिस्टेंस से आ रहे हो तो लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। अगर आप नियर बाय रह रहे हो तो स्मूथली जो चीज़ें हैं वो मैनेज हो जाती हैं। कि अगर थाने में, क्योंकि अगर कोई सिचुएशन ऐसी आ भी जाती है जब आपको जल्दी से जाना पड़े, और अगर आप 15-20 मिनट के डिस्टेंस पे, आधे घंटे के डिस्टेंस पे रह रहे होते हो, उस टाइम पे फैमिली लाइफ जो है वो स्मूथ चलती है। और अगर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है तो काफ़ी डिस्टर्बेंसेस लाइफ में रहती हैं। ट्रेनिंग पीरियड की मैं बात करूं, काफ़ी फैसिनेटिंग होता है, बच्चा जब नया नया ट्रेनिंग पे जाता है, तो ट्रेनिंग आपका पीरियड कैसा रहा? ट्रेनिंग पीरियड एक ऐसा पीरियड था सर जहाँ पे एक बार दोबारा से वो हॉस्टल लाइफ और वो सारी चीज़ें एंजॉय करने को मिली, और तनख्वाह भी आ रही थी साथ में, तो एक मतलब अलग एक्सपीरियंस था कि मतलब कमा रहे हैं और पूरा फ्रीडम है, बहुत आराम से अपना खाना बनाया बनाया मिल रहा है, कपड़े लॉन्ड्री करा लेते थे, धोबी थे, या थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं थी, या तो पढ़ना है या फिर अपना फिजिकल करना है। बिल्कुल। अगर फिजिकल के अंदर इंटरेस्ट लेते हैं हम तो बहुत ही आपको अच्छा लगेगा। ट्रेनिंग लाइफ एक अच्छी, मतलब कंपनी मिलती है, प्लाटून होती है पूरी, इतने सारे लोग होते हैं, तो बहुत ही एक अलग एक्सपीरियंस था, बहुत कुछ सीखने को मिला सर ट्रेनिंग लाइफ से। और काफ़ी फैसिनेटिंग ही मैं बोलूँगी, क्योंकि एकदम से जो हमारे यहाँ पे एक हवा होता है कि गन, मतलब देख के भी डर लग जाता था बचपन में, उसके वो फिर वहाँ पुर्जे पुर्जे खोल के, और बिल्कुल ऐसे मस्कटरी एक वर्ड होता है जो हमें सिखाया जाता है कि पूरा जो भी वेपन है, जितने भी वेपन दिल्ली पुलिस के अंदर यूज हो रहे हैं, हर वेपन को प्रॉपरली, जितने पार्ट उसके डिसमेंटल हो सकते हैं उतने हम डिसमेंटल करके उसको पूरा दोबारा से हम खुद उसको जोड़ते हैं। वो सारी चीज़ें आप फायरिंग करते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो एकदम नई नई आपको जानने को मिलती हैं, पुलिस वर्क के बारे में जानने को मिलता है। एक फैसिनेटिंग टाइम होता है और बहुत ही मतलब अच्छा टाइम होता है सर। और उसमें काफ़ी ऐसे दोस्त भी बन जाती हैं, आप कल को जब पोस्टिंग्स होती हैं तो काफ़ी हेल्प भी मिलती है। हाँ सर, जैसे अब जो पूरी ट्रेनिंग का बैच है तो हमारा एक ग्रुप बना हुआ है, तो बहुत बार ऐसा होता है, बहुत सारी चीज़ें कोई सीनियर अगर नहीं बता रहा है तो आपस में, जैसे अब मैंने कोई केस पहले दे दिया, मेरी कलीग ने वो उस टाइम तक नहीं दिया है, तो हम आपस में शेयर कर सकते हैं कि ये केस आया है, इसमें क्या हो सकता है, क्या है। तो हमारा एक ग्रुप है, दोस्तों का अलग ग्रुप है, पूरे बैच का अलग ग्रुप है, वहाँ से हम चीज़ें शेयर कर पाते हैं, किसी दोस्त को, किसी बैचमेट को ये प्रॉब्लम है, इसको कैसे किया जाए, और एक अच्छी कम्युनिटी बन जाती है सर। यूट्यूब इंस्टा लाइफ कैसी चल रही है? यूट्यूब इंस्टा लाइफ सर थोड़ा सा ये तो देखो रहता है कि क्योंकि अपने आप में दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर एक बहुत एनर्जी ड्रिवन जॉब है, डिमांडिंग जॉब है, जिसमें लोग उसमें ही स्ट्रगल करते हैं कि जॉब, फिर उसके बाद खुद की पर्सनल लाइफ को बैलेंस करना और फिर यूट्यूब इंस्टाग्राम के लिए टाइम निकालना, तो कैसा क्या मैनेजमेंट एक्सपीरियंस रहता है? देखो सर, अगर मैं यूट्यूब, इंस्टा और जो आपने सारी चीज़ें बोली, ऑब्वियसली ये चीज़ें बहुत है, और जब आप एक्सट्रीम पैशनेट होते हो तभी इन चीज़ों को आगे कंटिन्यू कर पाते हो। क्योंकि मेरी बहुत सारी बैचमेट्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इस जॉब के साथ में स्टार्ट करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली उसको रोज़ वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं। मेरे से भी बहुत बार फ्लो ब्रेक हो जाता है, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं फिर से मैं अपनी उसी फैमिली को वो देना चाहूँगी कि मेरी बहनें चीज़ों को थोड़ा देख लेती हैं। और ये, हाँ, जो लोगों को लगता है ना कि भाई मैडम नौकरी करती है कि रील
बनाती है। तो वो रील सर चीज़ों को इस तरीके से सिस्टमेटिक करना पड़ता है कि 2 दिन की या 1 दिन की छुट्टी ली जाए बीच में, या कोई छुट्टी वाला दिन है, संडे को यूजुअली शूट जो है वो करके रख दिया गया है, एडिटर के पास चला गया है या मेरी सिस्टर ने उसको एडिट कर दिया और वो बैक एंड से वो अपलोड कर रही होती है। लोगों को लगता है कि मैडम की 2 बजे वीडियो आई है, मैडम ऑफिस गई है कि वीडियो बना रही है। तो वो वीडियो तो पता नहीं कब बनी हुई होती है और वो वो मिलती आती है। उस टाइम के ऊपर है। फैमिली में सबसे ज्यादा सपोर्ट किसका रहा? कोई एक नाम जो सबसे पहले क्लिक करे आपके माइंड में? जो मेरे से छोटी सिस्टर है मेरी, उसका सबसे ज़्यादा सारी चीज़ों में ही मैं बोलूँगी कि हमेशा ही उसका बहुत ज़्यादा और सपोर्ट सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी सबसे ज्यादा देख के लगता है कि हाँ, एक आइडियल पर्सन होता है ना अपनी फैमिली में। देखो सर, अगर जो मैं ये बोलूँ कि एक चीज़ है जहाँ से मैं हमेशा सीखती रहना चाहूँगी तो वो मेरे फादर है, उनका जो डिसिप्लिन है और उनका जो चीज़ों को करने के लिए एक जो आप ये बोल सकते हो ना, हम 3 बहनें थी उस टाइम के ऊपर, वो स्पोर्ट्स में थी, मैं एजुकेशन में थी, मेरा कहीं पेपर हो रहा होता था, उनका कहीं कुछ था, वो सुबह क्या पता उनके साथ में कहीं से आ रहे हैं, शाम को मेरे साथ में कहीं जा रहे हैं, तो जो वो ना थकने वाला जो एटीट्यूड है ना, जो कि इतनी हेक्टिक जॉब करके आए उसके बाद भी सोचते हैं कोई नया कुछ आ गया तो कोई एक वीडियो भी बना दी जाए, कोई कुछ ये भी कर दिया जाए, तो वो वहीं से आता है सर, कि वो एक कितने एनर्जी ड्रिवन पर्सन है जहाँ से मैं हर रोज कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। पेरेंट्स को कभी ये नहीं बोला गया कि नहीं, पुलिस तो नहीं, लड़की के लिए दिल्ली पुलिस हो चाहे कुछ भी हो, क्योंकि आपको और भी जॉब्स मिली हैं, तो ऐसा नहीं कहा गया कि नहीं ये नहीं, दूसरी जॉब्स आप ज्वाइन करें? अरे सर, मैं अगर सच बताऊं तो उल्टा है इसका, कि स्टार्टिंग थी, डेफिनेटली स्टार्टिंग के लिए मेरे फादर को बहुत लगता था कि नहीं पुलिस नहीं, ये नहीं वो नहीं। अब बीच में एक बार मेरा थोड़ा सा मूड ऐसा हुआ था कि मैं थोड़ा कम टाइम दे पा रही हूँ चीज़ों के लिए, तो मेरा सीजीएल के अंदर सिलेक्शन हो रखा था, तो आई वाज लाइक कि मैं वहाँ चली जाती हूँ। लेकिन मेरे फादर ने उस टाइम पे ये बोला कि नहीं, अच्छी जॉब है, हमारे लिए भी बताने में उनका सबसे मेन जो मोटिव है वो ये है कि बताने में बड़ा आसान है। हाँ, ठीक है। कि अगर किसी बहुत ऐसी मैं डिफिकल्ट सी मिनिस्ट्री के अंदर चली जाती हूँ, हम कैसे समझाएं कि कौन सी मिनिस्ट्री में क्या है। तो उसके साथ में फिर शायद उनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि एम्पावरमेंट आता है जब एक पुलिस ऑफिसर होता है, तो यूजुअली लोगों को ये लग जाता है कि पुलिस के अंदर बहुत ऐसा है, लेकिन जब एक पुलिस ऑफिसर फीमेल जब वहां पे होती है तो ऑलरेडी उसके अंदर इतना एम्पावरमेंट होता है, इतनी कॉन्फिडेंस होता है कि कुछ भी गलत होगा तो वो बोल सकती है उसके बारे में। तो फैमिली की तरफ से पूरा सपोर्ट रहता है। फ्यूचर गोल्स, कुछ फ्यूचर प्लान अगर मैं कहूँ? फ्यूचर गोल्स और फ्यूचर प्लान्स तो देखो सर, लाइफ के साथ में चीज़ें हर टाइम सोचता है इंसान की कुछ और बेटर तरीके से कर पाए, लेकिन अगर मैं चाहूँ, मैं बताना चाहूँ एक चीज़ जो मैं करना चाहूँगी इन फ्यूचर, मैं चाहती हूँ कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैं ये चीज़ पहुँचा पाऊँ कि गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन इतनी मुश्किल नहीं है, और एक जो आज के टाइम में भी कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक चीज़ बची हुई है कि क्या सिर्फ पैसे वालों का सिलेक्शन होता है, क्या सिर्फ टॉपर्स का सिलेक्शन होता है, उन घरों से भी मैं सिलेक्शन दिला पाऊँ किसी ना किसी भी एक छोटे से जरिए के थ्रू, अगर मैं मदद कर पाऊँ, तो बस वही सबसे मेन मोटिव आज के टाइम पे है। कभी कभी ऐसा भी लगता है, क्योंकि पुलिस में मेरे भी काफ़ी फ्रेंड्स हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, सब इंस्पेक्टर वगैरह, तो कई बार उनसे बात होती है तो कभी कभी दिन आता है कि यार नहीं, अब तो ये जॉब नहीं हो पाएगी, इसको छोड़ देते हैं। मतलब लिटरली रोने लग जाते हैं कि नहीं यार, मतलब परसों की मैं बात करूँ तो मेरी बात चल रही थी कि यार मंदिर में है, वीआईपी एंट्री पे ड्यूटी लगी हुई है, इतने धक्का मुक्की हो रहे हैं, मतलब कैसे हम लोगों को रोक सकते हैं, ऐसे कीड़े मकोड़ों की ढाल मतलब उनको ट्रीट करा जा रहा है, नहीं यार अब ये तो नहीं हो पाएगा। ऐसा भी कभी होता है कि देखो, ये चीज़ें अगर मैं ये पर्सन टू पर्सन होता है सर। जब हम्म मेरे पास में ऐसे चैलेंजेस आते हैं तो उस दिन तो मैं अपनी जॉब को एंजॉय कर रही होती हूँ कि हम्म मतलब नया कुछ चैलेंज मिला है, नई कुछ चीज़ हुई है जिसके लिए बड़ा अच्छा। वो टाइम बहुत डिफिकल्ट होता है, नो डाउट। अगर एक टाइम की मैं बात बताऊं तो दिल्ली के अंदर एक बहुत मेजर अरेंजमेंट था, किसी बाबा जी का अरेंजमेंट था, और उस दिन बारिश हो रही थी, और जो मेरे जस्ट सीनियर ऑफिसर थे वो बारिश के अंदर ही वो भी वहीं थे, और वहाँ से हमें पब्लिक को मैनेज करना था। तो ऑब्वियसली हमारी भी यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरे सीनियर्स यहाँ हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ है, तो हम वहीं रहें। हमने एक जो सरकारी रेन कोट आता है वो भी पहना, कुछ फर्क नहीं पड़ा, पूरे हम भीग गए थे, लेकिन 1.5-2 घंटे हम उस
टपकती बारिश में वहीं खड़े रहे। तो ऐसे ऐसे फेजेस आते हैं, लेकिन मेरे लिए जो फेज डिफिकल्ट होता है वो तब होता है, बहुत बार ऐसा हो जाता है कि आपकी गलती ना हो और उसकी वजह से आपको कहीं ना कुछ या तो सुनने को मिल जाए या फिर कुछ ऐसा कुछ लिखा जाए आपके खिलाफ की जिसकी वजह से आपको लगता है कि यार ये तो नहीं होना चाहिए। तो डिस्टर्बिंग सा लगे। हाँ, तो वो चीज थोड़ी सी रहती है। कितने साल हो गए अभी ज्वाइन करे हुए आपको लगभग? मेरे को ज्वाइन किए हुए मैंने 15 नवंबर 2022 को ज्वाइन किया था सर। वैसे एसएससी पे 2019 बैच है मेरा, तो इस जर्नी को तो लंबा टाइम हो गया है, ज्वाइन किए हुए अभी 2.5-3 साल हो गए हैं सर। तो अभी के लिए तो मैं इंजॉय कर रही हूँ इस फेज को। उम्मीद है मैम बच्चों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, तो कुछ लाइनों के साथ, कुछ मोटिवेशन के साथ आप फ्यूचर में बच्चों के लिए क्या कुछ करने वाले हैं, और बच्चों को खुद को मोटिवेट रखने के लिए, खुद को एनर्जेटिक रखने के लिए कैसे एक एस्पिरेंट की लाइफ को कैसे कंप्लीट करना चाहिए, तो मैं एक लास्ट वर्ड्स आपसे चाहूँगा। देखो सर, अगर मोटिवेशन के लिए मैं बताऊं तो कुछ ऐसा ही है कि मतलब जो दिन है आज शायद हमारा नहीं है, लेकिन एक दिन वो हमारा जरूर होगा, हमारे फेवर में जरूर होगा। वो एक चीज बोली जाती है ना, समय कैसा भी हो गुजरता जरूर है। तो वो चीज एप्लीकेबल होती है, जैसा आप चाह रहे हो वैसा आपकी लाइफ में जरूर होगा। और अगर क्या कुछ नया होने वाला है उसके बारे में आप जानना चाहते हो, तो अब आप लोगों की सपोर्ट से मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपनी मेंटरशिप को, जो अपनी चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैं पहुँचा पाऊँ, क्योंकि अभी तक थोड़ी लिमिटेशन थी कि बहुत कम लोगों तक मैं उस चीज़ को पहुँचा पाती थी। आपकी टीम की एफर्ट्स की वजह से कि वो बैकएंड से मुझे सपोर्ट करते रहे और मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इस चीज़ को, मेंटरशिप को पहुँचा पाऊँ। बस यही आपके जो अभी के लिए मेरा जो गोल है वो है। और अगर आप भी जुड़ना चाहते हो हमारे साथ में, तो मेंटर 365 एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। सारा सपोर्ट सर ने प्रोवाइड कर रखा है, और आप लोगों को जो एक तरीके से बोल सकते हो कि समझाने की, पढ़ाने की जो जिम्मेवारी है वो मेरे कंधों पे है। और इस बार यही चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हमारी जिम्मेदारी। बिल्कुल। तो जो भी बच्चे, थैंक्स फॉर वॉचिंग पॉडकास्ट, आपने इतना अच्छा पॉडकास्ट पेशेंटली सुना। अगर कोई सिलेक्टेड कैंडिडेट है जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, तो हमारी मेल है, उसके ऊपर आप प्लीज़ अपना रिज्यूमे डाल सकते हैं, या आप कोई भी मेल बना के डाल सकते हैं अगर आप भी चाहते हैं पॉडकास्ट में आना और इस सीरीज़ के साथ जुड़े रहें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।